बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज इसोफेगस। इसोफेगस की एनाटमी है कि C6 से स्टार्ट होता है T11 तक, और इसके 4 कंस्ट्रक्शंस हैं। इंसाइजर से लेकर हम मेजर करते हैं 15 सेंटीमीटर पे पहली आती है कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ क्रिकोफरेंजियस। फिर आयोटा की है एट 25 सेंटीमीटर। फिर लेफ्ट मेन ब्रोंकस की है 28 सेंटीमीटर, और T10 पे डायफ्राम को पियर्स करते हुए जाती है एट 40 सेंटीमीटर। और इसकी ब्लड सप्लाई है सर्वाइकल पोर्शन, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, फिर इंटरकोस्टल ब्रोंकियल आर्टरी से फ्रॉम द थ्रैकिक आयोटा इन द थोरैक्स, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से इन द एब्डोमेन। वेनस ड्रेनेज कैसी है इसकी कि इंफीरियर थायराइड वेन तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी तो इंफीरियर थायराइड वेन में ही ड्रेन करेगी, लेकिन जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं और जो इंटरकोस्टल आर्टरीज है जो थोरैकिक आयोटा से डिराइव हुई हैं वो हेमिजाइगस और एजाइगस में ड्रेन करती हैं, और जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक है वो ड्रेन करती है पोर्टल सर्कुलेशन में। तो ये सिस्टमिक और पोर्टल सर्कुलेशन का यहाँ पे एनास्टोमोसिस होता है, जो कि वेरिसेस, जिन पेशेंट में वेरिसेस डेवलप हो जाते हैं इनटू पोर्टल हाइपरटेंशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। गर्ड गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, अगर तो नॉर्मल गैस्ट्रिक कंटेंट्स का रिफ्लेक्स हो थोड़ा बहुत होता है दैट्स नॉर्मल, लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो जाए तो इसे कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। नॉर्मल और एसोफेगल स्फिंक्टर की टोन होती है 3 to 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी टोन होती है 10 to 25 सेंटीमीटर। लोअर एसोफेगस इट एक्ट्स एज अ वॉल्व, क्योंकि esophagus और स्टमक एंगल भी बनता है, तो वो दैट एक्ट्स एज अ वॉल्व। नॉर्मल पेरिस्टालसिस अलाउ द रैपिड क्लियरेंस एंड द एंगुलेशन बिटवीन द esophagus एंड द स्टमक प्रिवेंट्स रिफ्लक्स। बट कई दफ़ा जो नॉर्मल पेरिस्टालसिस गुजर रही होती है उसमें नॉर्मली रिलैक्स होता है लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, तो अगर उसकी नॉर्मल से ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाए, ट्रांजिएंट लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन एबनॉर्मल हो जाए, तो इट कैन कॉज गर्ड। इसके अलावा प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, कोई भी एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ करे, फैट, अल्कोहल, लार्ज मील, स्पाइसी डाइट, स्मोकिंग, हाइटल हर्निया, ये ऑल कॉजेज गर्ड सिम्टम्स। इसके टिपिकल और एटिपिकल फीचर्स हैं, लेकिन मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट वो है रिगर्जिटेशन, रेट्रोस्टर्नल पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, डिस्फेजिया, an effortless reflex of sour or bitter gastric contents in the throat, mouth, or even into the lungs. Atypical क्या है, उसको patient may present with chronic cough, asthma, laryngitis, sore throat, and non-cardiac chest pain. How would you diagnose upper GI endoscopy? It's the best technique, best standard, gold standard technique for investigation. और you may see upper GI endoscopy में कि Barrett's esophagus, stricture esophageal carcinoma तो नहीं बन रहा. Secondly, you can go for pH recording, impedance tests, और pH मेजर करने के लिए यू विल हैंग pH मीटर 5 सेंटीमीटर अबव द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर 24 आवर्स की आप pH नोट करेंगे। देन कंट्रास्ट रेडियोग्राफी बेरियम स्वालो, और वो गर्ड का बताएगी, हाइटल हर्निया, स्ट्रक्चर या अल्सर ऑफ द एसोफेगस का भी बता सकती है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर द गर्ड? पहले तो ये है कि पेशेंट का वेट रिड्यूस करें, अल्कोहल स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, कैफ़ीन रिड्यूस करें, वॉक लाइफ में लाइक द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा PPI इसको करेंगे, 8 वीक कोर्स ऑफ PPI इज़ द थेरेपी ऑफ चॉइस। और अगर PPI के लिए रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रहा तो हम उसको एंडोस्कोपी से वैल्यूएट करेंगे, और अगर PPI को रिस्पॉन्ड कर रहा है बट इट्स रिफ्रैक्टरी पार्शियल है तो उसकी PPI चेंज करके भी हम देख सकते हैं। एक्स्ट्रा इसोफेगल प्रेजेंटेशन ऑफ द गर्ड है, या फिर रिफ्रैक्टरी इफ़ दे आर रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट विद PPIs, फिर विल गो फॉर एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी। एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी तब करते हैं यहाँ पे पेशेंट खुद चूज़ करे, या मेडिकल ट्रीटमेंट फेल कर जाए, या गर्ड की कॉम्प्लिकेशन भी आ जाए, बैरेट्स एसोफेगस विद डिस्प्लेजिया, पेप्टिक स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा इसोफेगल मैनिफेस्टेशन लाइक एस्थमा, हॉर्सनेस, कफ, चेस्ट पेन, तो हम करते हैं फंडोप्लाइकेशन, निसेंस फंडोप्लाइकेशन। एक टोटल होती है, एक पार्शल होती है। निसेंस फंडोप्लाइकेशन में क्या करते हैं, जैसे ये टोटल है कि हम स्टमक को ही इसोफेगस के इर्द गिर्द बांध देते हैं, उसके लोअर इसोफेगस के इर्द गिर्द, ताकि उसकी टोन भर जाए 360 डिग्री पे उसे बांध देते हैं। इट मे लीड टू डिस्फेजिया, खाना अंदर नहीं जा रहा, एंड गैस ब्लोट सिंड्रोम। गैस ब्लोट सिंड्रोम का मतलब है कोई डिकार ना है, तो हवा जो भी सॉलो हुई होती है ऑब्वियसली डिकार आता है, तो वो जो एयर है वो बाहर चली जाती है। बट क्योंकि इसमें गैस ब्लोट सिंड्रोम होता है, एयर एज ब्लचिंग बिकम्स इम्पॉसिबल टू ओवरकम ब्रेनकार्डिया, द पेशेंट फील्स वेरी फुल आफ्टर द मील एंड पास एक्सेसिव फ्लैटर्स। पार्शियल फंडोप्लाइकेशन में सिर्फ 270 डिग्रीज तक वो गैस्ट्रिक स्टमक को लपेटते हैं, इट गेट पोस्टीरियरली लपेटे तो उसे टॉपेट्स कहते हैं, और अगर एंटीरियरली उसको कवर आउट करें तो उसे कहते हैं डॉक्टर वैटसन्स पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। इट हैज़ अ वेरी हायर फेलियर रेट निसेंस फंडोप्लाइकेशन के मुकाबले में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ गट स्ट्रक्चर, इसोफेगल शॉर्टनिंग, बैरेट्स इसोफेगस, इसोफेगल कार्सिनोमा।
और इसकी फर्दर डिटेल दी हुई है। एक है Schatzki ring, that is a circular ring at the distal esophagus, usually squamocolumnar junction पे, and it is a sequel of the GERD or Barrett's esophagus. Usually it requires balloon dilatation से ठीक हो सकता है। Barrett's esophagus का हमें पता है कि esophagus में होती है squamous epithelium, stomach में होती है columnar epithelium। तो esophagus की जो squamous epithelium it changes into lower cuboid या low columnar या cuboidal epithelium because of the continuous reflux. Dysplasia grade and surveillance interval, हाँ complication of Barrett's esophagus is important. Barrett's esophagus की वजह से Barrett's ulcer हो सकता है, stricture या malignancy बन सकती है। Hiatal hernia, hiatus कहते हैं opening को, hernia कहते हैं protrusion of a viscera from an abnormal opening, जहाँ से उसे नहीं निकलना चाहिए था। हमें पता है कि डायफ्राम T10 के लेवल पे इसोफेगस आके गुजरता है अपने इसोफेगल हाइएटस से, लेकिन और उसके इर्द गिर्द फ्रेनिको इसोफेगल मेम्ब्रेन होती है। अगर वो फ्रेनिको इसोफेगल मेम्ब्रेन वीक एंड डेफिशिएंट हो जाए तो स्टमक भी क्या करता है, यहाँ से हर्निएट कर जाता है। इट मे हर्निएट इनटू द इसोफेगस, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया। गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन मूव्स अप द थोरैक्स, 95% इट इज़ मोर कॉमन एंड इट्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। दूसरा क्या है, पैराइसोफेगल इसोफेगस के साथ रोलिंग हर्निया, स्टमक रोल आउट कर जाए और इट हर्निएट्स इन द थोरैक्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू द लेफ्ट एंड डिस्प्लेस गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन। तो रिफ्लेक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट द स्टमक इनटू द इसोफेगस इज नॉट कॉमन। यहाँ पे रिफ्लेक्स इतना नहीं होता क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर इफेक्ट्स। तीसरा है मिक्स्ड स्लाइडिंग और पैराइसोफेगल मिक्स, और चौथा है इन विच द एब्डोमिनल कंटेंट्स अदर देन एडिशन टू स्टमक लाइक स्प्लीन, कोलॉन, वो भी हाइएटस से बाहर आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स, 1 यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है या एसोसिएटेड विद हार्ट बर्न एंड रिगर्जिटेशन, बट टाइप 2, 3 एंड 4 वो डिस्फेजिया, पोस्ट पेरेंटल फुलनेस भी करा देते हैं, अल्सरेशन भी हो जाते हैं हाइएटल हर्निया की। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट चेस्ट एक्सरे? आप देखें चेस्ट एक्सरे पे हार्ट की जगह बैरियम सॉल में स्टमक नज़र आ रहा है, तो इट मे शो एन एयर फ्लूइड लेवल इन द पोस्टीरियर मीडियास्टम। स्टमक शो हो सकता है। बैरियम स्वॉलो इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस। उसमें बताया हुआ है, दिखाया हुआ है कि कार्डियक की जगह, हार्ट की जगह नॉर्मली स्टमक इज़ बिलो द हार्ट, बट दिस कंट्रास्टेड डिमॉन्स्ट्रेट abnormal लोकेशन ऑफ द स्टमक। एक्सरे में एयर फ्लूइड लेवल, बैरियम स्वॉलो, एंडोस्कोपी। व्हाट वुड यू ट्रीट? एसिम्प्टोमेटिक टाइप 1 दैट रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट, बट टाइप 2, 3, 4 इट इज़ एसोसिएटेड विद GERD एंड शुड बी ट्रीटेड विद मेडिकल थेरेपी एंड GERD लाइन्स, या फिर ऑपरेटिव रिपेयर होगा ऑब्वियसली सर्जिकली। इसोफेगियल डायवर्टिकुलर या तो पल्जन की वजह से आते हैं कि प्रेशर की वजह से बाहर निकलते हैं, पल्जन या ट्रैक्शन की वजह से आते हैं कि फाइब्रस अगर मेम्ब्रेन हो जाए तो वो खिंच के वहाँ पे ट्रैक्शन हो, जैसे ग्रैनुलोमैटस ट्रैक्शन होती हैं टीबी, इट कैन लीड टू ट्रैक्शन डायवर्टिकुलर। फ्रेंजियल पाउच का हमें पता है कि इन्फीरियर जो थर्ड पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है उसमें एक रिकोफ्रेंजियस है और एक थायरोफ्रेंजियस है, दोनों की नर्व सप्लाई डिफरेंट है, दोनों को इकट्ठे कंट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है। ना इकट्ठे कंट्रैक्ट रिलैक्स करें तो पल्जन डायवर्टिकुलम में एक फ्रेंजियल पाउच बन जाता है जिसमें मिकोजा आउटपुट कर जाता है। ट्रू है भी नहीं वैसे डायवर्टिकुलम, बट इट कॉज डिस्फेजिया, सेंस ऑफ लंप इन द नेक, रिगर्ज, कफ, और फिर जिसमें खाना फंस जाता है उस पर बैक्टीरिया अटैक कर जाता है, दैट कॉजेज हेरिटोसिस, फेटेड स्मेल और potential of infection of pharynx, recurrent infection. Diagnosis, barium swallow, endoscopy, and treatment is XCN, endoscopically or externally by causing if it's causing symptom. Mid esophageal diverticulum ये tractional होता है because of the inflammation. Epiphrenic diverticulum, pulsion diverticulum है। Eclasia cardia, it's very important. Last year इसका question भी आया हुआ है। Eclasia का क्वेश्चन ये आया हुआ, 30-year-old carpenter presents to surgical outdoor department with a dysphagia for 3 years duration, so too liquids. Now he has developed regurgitation of residual food and cough, especially at night. जब वो लेटता है। What is the diagnosis? Eclasia cardia. How would you like to investigate and treatment? What is Eclasia cardia? मोटिलिटी डिसऑर्डर है जिसमें लोअर एंड पे लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इट्स बेसिकली फेलियर टू रिलैक्स। और बैच प्लेक्सेस में कोई मसला आ जाता है, डोंट रिलैक्स, दे आर टेंस जस्ट लाइक वी आर इन प्रॉफ। और इवन सम न्यूरोजेनिक डिजनरेशन हो सकती है, इट कैन बी इडियोपैथिक इन्फेक्शन लाइक वेरिसिला या ट्रैपनोसोमा क्रूजी दैट कॉजेज शकास डिजीज, उसकी वजह से भी हो सकता है। हाउ डज इट अपीयर्स? Eclasia cardia अपीयर्स बर्ड बीक अपीयरेंस या रैट टेल अपीयरेंस से कहते हैं। Middle age, 25 to 45 years old, there is complaint of dysphagia to solids and then to liquids. Regurgitation is frequent, which may overspill into the trachea, leading to aspiration pneumonia. Diagnosis, how would you diagnose? Diagnosis में chest x-ray,
फिर बेरियम swallows में बर्ड बिक अपीयरेंस आएगी। मैनोमेट्री इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। कंफर्मेशन मैनोमेट्री से होती है। और एंडोस्कोपी जस्ट टू रूल आउट कि कोई मेलिग्नेंसी या स्ट्रक्चर तो नहीं है। ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिक बलून डायलेटेशन, हेलर्स मायोटमी दैट हैज़ 95% ऑफ सक्सेस रेट। बोtulinum टॉक्सिन का इंजेक्शन या फिर आप वेजोडायलेटर्स दे सकते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड नाइट्रेट्स द डिक्रीज द LES टोन। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की टोन डिक्रीज कर देते हैं। मे बी यूज फॉर ट्रांजिएंट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स इफ डेफिनेट ट्रीटमेंट इज टू बी पोस्टपोन्ड। सूडोएक्लेजिया क्या है? ड्यू टू सम अदर स्ट्रक्चर कैंसर, ब्रोंकोजेनिक कैंसर, बाहर से कैंसर आया है या फिर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस, उसकी वजह से जो है फूड का पैसेज मुश्किल और बन रहा है या देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज सूडोएक्लेजिया। डिफ्यूज इसोफेगल स्पाज्म, डिफ्यूज इसोफेगल स्पाज्म कम्स इन नट क्रैकर सिंड्रोम। इसमें इतना ज़्यादा 25 mm AG से 180 mm AG हो जाता है प्रेशर। इट अपीयर्स, देखें कॉक्सट्री अपीयरेंस इन एक्सरे। हाइपरटेंसिव लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर मोर देन 45 हो जाए तो दे रिक्वायर मायोटमी। एसोफेगल परफोरेशन, ये परफोरेशन बहुत हाईली मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कॉज करती है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से हो सकती है। पोस्टमैटिक लाइक इन बोरहेव सिंड्रोम। ट्रॉमा, पोस्ट ऑपरेटिव पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा, न्यूप्लाज्म, इंजेक्शन ऑफ कॉस्टिक मटेरियल। क्लिनिकल फीचर रेट्रोस्टेनल एक्सट्रीम चेस्ट पेन, डिस्निया, कफ। और इसोफेगस अगर फटी है मीडियास्टनम में तो इट कैन कॉज सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा, सेप्सिस, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, शॉक। और अगर एब्डोमेन में फटी है इट कैन कॉज पेरिटोनाइटिस। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? यू विल टेक PA व्यू या लेटरल व्यू चेस्ट एक्सरे, और आपको हाइड्रोथोरक्स, हाइड्रोनीमोथोरक्स, निमोथोरक्स, सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा, नीमोमीडियास्टनम। और अगर एब्डोमिनल इसोफेगस पड़ी है तो यू विल फाइंड कि सब डायफ्रैग्मेटिक एयर इन केस ऑफ परफोरेशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ इसोफेगस। हाउ वुड यू ट्रीट? पहले तो पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे, एडमिट टू द मेडिकल सर्जरी एंड ICU जो उसकी ट्रीटमेंट है। माउथ से कुछ नहीं देंगे, इसोफेगस को रेस्ट करवाएंगे, एंटीबायोटिक्स, नारकोटिक्स, IV फ्लूइड्स। अब किन पेशेंट्स को ऑपरेट नहीं करना? जिनका रीसेंट परफोरेशन हुई है, सेप्सिस कोई नहीं बन रही, कोई मेलिग्नेंसी नहीं है, मिनिमल सिम्टम्स है, परफोरेशन इज जस्ट कंफाइंड टू द मीडियास्टनम एंड इट्स जस्ट सर्वाइकल इसोफेगस दैट इज परफोरेटेड। लेकिन अगर एब्डोमिनल परफोरेट हुई है, कोई मेलिग्नेंसी है, बहुत पुरानी है, रीसेंट पोस्ट इमेटिक परफोरेशन है, सेप्सिस हो रही है, लीक आउटसाइड द मीडियास्टनम, तो फिर गो फॉर ऑपरेशन। मेलरी वेस्ट सिंड्रोम है जिसमें नॉन ट्रांसम्यूरल टीयर आता है ड्यू टू एफर्ट ऑफ वॉमिटिंग। देर इज इट्स कॉल्ड बाय फोर्सफुल वॉमिटिंग। वर्टिकल टीयर्स होते हैं एट द जंक्शन ऑफ द कार्डिया 90% ऑफ केसेस क्वामोकोलमनर जंक्शन पे। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इट कॉज हेमाटोमैसिस एंड मेलिना। द ब्लीडिंग इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय माइल्ड एंड एंडोस्कोपिक इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी का। और ये याद रखने वाली बात है कि द म्यूकोजल लेयर पे टीयर आता है, जबकि बोरहेव सिंड्रोम में ट्रांसम्यूरल टीयर आता है। इट्स अ फुल थिकनेस टीयर ऑफ द डिस्टल इसोफेगस कॉज्ड बाय एक्सेसिव इंट्राम्यूरल प्रेशर जो एंटीमेटिक्स लेते हैं। इट कॉजेज सीवियर चेस्ट पेन एंड एक्सक्लेम्ड एट समथिंग दैट हैज़ बर्स्ट इन द चेस्ट। पुराने ज़माने में डॉक्टर बोरहेव था जो सर्जन था, जिसने एक पेशेंट का देखा कि पोस्टमैटिक उसको बहुत बुरी चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई, और ऑन ऑटोप्सी दे केम टू नो कि उसकी इसोफेगस पे परफोरेट कर गई थी। बोरहेव सिंड्रोम इज ट्रांसम्यूरल परफोरेशन, मेलरी वेस्ट इज नॉन ट्रांसम्यूरल टीयर। कॉस्टिक या क्रोसिव इंजरी है, अक्सर आ जाता है, ये लॉन्ग केस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ पेशेंट एसिड या अल्कली पीकर आए थे। एसिड बुरा ज़्यादा करता है इंसान के लिए, या फिर अल्कली ज़्यादा बुरा होता है, नुकसान पहुंचाता है। इट्स अल्कली बिकॉज इट सीप्स डाउन, इट कॉजेज लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। It will be the clinical features: pain in mouth, substernal region, hypersalivation, dysphagia, epigastric pain, hematomesis, stridor, hoarseness, laryngitis. In case of esophageal perforation, it will be hypotension, fever, chest pain, dyspnea, peritonitis. How would you manage? Air, ABC, fluids, PPI, H2 blockers, nasogastric tube insertion करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. It should be avoided as it may aggravate the chances of perforation. Rule of neutralizing agent कि अगर alkali दिया है तो कोई neutralizing agent दे दो, या कोई acid उसने पिया तो neutralizing agent दे दो, तो that is controversial. After evaluation, go for X-ray, go for endoscopy, और फिर पता देखें कि उसका किस टाइप के अल्सर है, और फिर उसे उस लिहाज से ट्रीट करें. अगर नो डैमेज, फर्स्ट डिग्री इंजरी है, म्यूकोजल हाइपरीमिया है, तो जस्ट ऑब्जर्वेशन में रखें. सेकंड डिग्री एंटीबायोटिक, थर्ड डिग्री यू नीड ऑपरेटिव इंटरवेंशंस. Carcinoma of the esophagus, most commonly the squamous cell carcinoma and adenocarcinoma. लेकिन squamous cell carcinoma remains the most common histologically worldwide. What are the causes? Barrett's esophagus. Barrett's esophagus, it leads to adenocarcinoma. GERD leads to Barrett's esophagus. Obesity, high fat intake, high alcohol intake, smoking. ये adenocarcinoma के causes हैं. Squamous cell carcinoma, smoking, alcohol, nitrosamine diets, that is smoked food used in Japan,
vitamin A, C, zinc, molybdenum deficiency, stricture, long-standing achalasia that causes irritation, Plummer-Vinson syndrome, celiac disease, tylosis. What is tylosis? It is an autosomal dominant disorder characterized by hyperkeratosis of palms and soles. Human papilloma virus also causes squamous carcinoma. What is the presentation? इसके 3 presentation है, D, W, R. D से dysphagia, R, W से weight loss and R से regurgitation. Retrosternal discomfort, extension of the tumor, tracheobronchial that causes stridor, coughing, choking, harshness of voice, weight loss, anemia, cervical, lymphadenopathy. What is the investigation? पहले तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दैट इज़ एंडोस्कोपी. एंडोस्कोपी के बाद आप CT करवाएं, पेट स्कैन, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्रोंकोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी टू चेकआउट कि कितना एक्सटेंट है ट्यूमर का, कैंसरस ग्रोथ कितनी है या नहीं है, वो आप बाद में करा सकते हैं. स्टेजिंग, प्राइमरी ट्यूमर T एंड M. N का हमें पता है नॉट, नो लिम्फ नोड, N1 रीजनल लिम्फ नोड, 0 M0 नॉन मेटास्टेसिस, M1 डिस्टेंट मेटास्टेसिस. अब T के हम पढ़ते हैं. T1 इज ट्यूमर दैट इन्वेड्स द लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजा, सब म्यूकोजा. अब उसको A और B में डिवाइड किया है. अगर लैमिना प्रोप्रिया और सब मस्कुलरिस म्यूकोजा है, बस दोनों है, ये दो पहले दो हैं, तो 1A है. और अगर सिर्फ सब म्यूकोजा तक फैल गया हुआ है तो इट्स 1AB, T1B. T2 ट्यूमर इन्वेड द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, उसके बाद एडवेंटिशिया आती है, वो T3 में कवर हो जाएगा. और अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया तो T4 में कवर हो जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया तो ऑब्वियसली विल गो फॉर एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिजेक्शन. अगर T1 तक की स्टेज है इसोफेजेक्टमी, T1 और या T2 की स्टेज है इसोफेजेक्टमी अलॉन्ग विद लिम्फोडेनोपैथी, T3 की स्टेज है लिम्फोडेनोपैथी करेंगे अलॉन्ग विद कीमो रेडियो, T4 की स्टेज है तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट. पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मेन मकसद ये होगा कि उसकी डिस्फेजिया को ठीक किया जाए, स्टेंटिंग, लेजर, इथेनॉल इंजेक्शन, स्क्लेरोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी. व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन टू सर्जरी, जो हम कह रहे हैं कि एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिजेक्शन कर दें. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अगर सिस्टमिक मेटास्टेसिस हो चुके हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेसल्स आयोटा, सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी, पेशेंट दैट इज नॉट फिट फॉर सर्जरी. इंसोफेजेक्टमी शुड नॉट बी परफॉर्म अगर R0 रिसेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. R0 क्या होता है? R0, R1, R2 3 रिसेक्शन होते हैं. R2 का मतलब है हम लोगों ने बस खाना पूरी किया है, पार्शल रिसेक्शन किया है, कैंसर वहीं का वहीं है और अच्छा खासा विजिबल ट्यूमर इज़ लेफ्ट बिहाइंड. R1 का मतलब है कि हम लोगों ने अच्छी खासी रिसेक्शन की है, विजिबल ट्यूमर को भी बाहर निकाला है, लेकिन ना उसके जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर के मार्जिन है ना वो वहीं के वहीं पड़े हुए. और R0 है कि कंप्लीट रिसेक्शन की है और हम लोगों ने जो ट्यूमर वाले मार्जिन थे ना वो भी निकालें. फिर आते हैं इसोफेजेक्टमी, मिनिमल इन्वेसिव इसोफेजेक्टमी, या अब इन सब को रिप्लेस कर दिया हुआ है ऑल दिस प्रोसीजर मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स ने. कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसोफेजेक्टमी, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, एटेलेक्टोसिस, निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया बेसिकली, ARDS, एम्पाइमा, लीकेज ऑफ एनास्टोमोसिस ड्यू टू थ्रैकिक डक्ट, recurrent laryngeal nerve, wound complication, cardiac complication, diaphragmatic herniation. Then we कैंसर की ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सिस्प्लाटिन विद 5-fluorouracil एंड स्टेज 1 में पकड़ लें, T1 में पकड़ लें तो इसकी बेटर प्रोग्नोसिस है, वरना नहीं. पैलिएटिव ट्रीटमेंट में उसने बताया कि एम इज़ टू रिलीव डिस्फेजिया, और डिस्फेजिया किस तरह रिलीव कर सकते हैं बाय स्टेंट्स दैट हैव बीन पास्ड. स्टेंट्स डाल के एंड कोलैप्स्ड इसोफेगस, इंटूबेट करके फिर लेज़र थेरेपी करें, उस ट्यूमर को बाहर निकालें जो ब्लॉक कर रहा है, स्टेंट को भी लेज़र थेरेपी, रेडियोथेरेपी. सो दीज ऑल आर इफेक्टिव पैलिएटिव ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इसोफेगल कैंसर. जज़ाकल्लाह खैर.